हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड EIML। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, है ना। तो इवन दो मे भी आप इसका डेफिनेशन जानते होगे, बट हम लोग आज इसको इंट्यूटिवली समझने वाले हैं विथ मल्टीपल एग्जांपल्स, है ना। ओवर इंटरनेट आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, बट क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि क्या डिफरेंस होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी 5 एम्प्टी सेट, और अगर ये एम्प्टी सेट होगा तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो इट विल बी जीरो। तो इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? अगर ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है एंड यस एक सैंपल स्पेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं ए और बी का सम करूंगा ना, तो ये वाला जो एरिया है ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो जब ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक बार माइनस करेंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन क्या होगा? इसको हम लोग जीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो आप कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट में कंफ्यूज मत होना। जब भी हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी जीरो। अब हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट आर द इवेंट दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। अगर मेरे पास दो इवेंट है ए एंड बी, तो बी का अकरेंस विल नॉट डिपेंड अपॉन ए का अकरेंस, है ना। कि ए का एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या आता है, ये जो इवेंट है उसका आउटकम क्या होता है, इट विल नॉट अफेक्ट बी का आउटकम। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तो एक प्रॉपर्टी होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट ए एंड बी हैपनिंग साइमल्टेनियसली, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन जब हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखा तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट वाज जीरो। तो अगर मेरे पास एग्जांपल है टॉसिंग टू कॉइन, है ना, या फिर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करना, दोनों सेम बात है, ठीक है। एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को आप टॉस करो, ठीक है। तो उसमें हमने 2 इवेंट डिफाइन किए। इवेंट ए बताता है कि फर्स्ट टॉस में मुझे हेड चाहिए, इवेंट बी बताता है सेकेंड टॉस में मुझे टेल चाहिए। तो जब मैं 2 कॉइन टॉस करूंगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? उसका सैंपल स्पेस होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा इवेंट ए में क्या क्या पॉसिबल सैंपल होगा। तो इट विल बी हेड हेड, हेड टेल। क्यों? क्योंकि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दोज आउटकम जिसमें फर्स्ट टॉस में हेड मिलता है ना। फर्स्ट टॉस में हेड मिलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टू आउटकम। उसी तरीके से जो मेरा इवेंट बी है जिसमें मुझे सेकंड टॉस में टेल चाहिए, तो मैं उसमें बहुत सारे सैंपल पिक करूंगा जिसमें सेकंड टॉस में मुझे टेल मिलता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टू आउटकम, तो मेरा इवेंट बी ये हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 4 होगा। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना होगा? 2 होगा। कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना होगा? 2 होगा। तो अगर ये दो मेरा सेट है और हमें पता है कि सेट पे हम लोग इंटरसेक्शन यूनियन ये सारे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा हेड टेल। क्योंकि ये दोनों जो आउटकम है इट इज कॉमन इन बोथ इवेंट ए एंड इवेंट बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी क्या होगा? इट विल बी 1, ठीक है। तो अगर हम लोग कंप्यूट करते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, देखो आप, कार्डिनलिटी इट इज 1, तो 1 बाई टोटल सैंपल स्पेस का क्या आउटकम है 4, तो इट इज 1/4। अगर हम लोग इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना चाहते हैं, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग कंप्यूट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा 2/4 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा 2/4 होगा, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1/4। तो हमने प्रूव किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब ये हुआ कि जो हमारा इवेंट ए एंड इवेंट बी है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे कि हम लोग एक कॉइन टॉस कर रहे हैं एंड एक डाइस रोल कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना, इट इज़ नॉट सिंपल एक्सपेरिमेंट, हमने इसको में 2 सिंपल एक्सपेरिमेंट को कंबाइन किया है। हमने इसमें एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और एक डाइस रोल कर रहे हैं। तो ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट होगा उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना? तो कॉइन में मुझे क्या मिल सकता है, आई कैन गेट हेड और टेल। और डाइस रोल करने पे मुझे क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? तो ऑल पॉसिबल मेरे पास सैंपल स्पेस में क्या होंगे, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3 से लेकर के हेड 6, है ना, टेल 1, टेल 2, टेल 3 से लेकर के टेल 6, ये सारे मेरे पॉसिबल सैंपल स्पेस होंगे, है ना? तो ये जो मेरा सैंपल स्पेस होगा उसका कार्डिनलिटी क्या होगा, इट विल बी 2 इंटू 6। 2 कहाँ से, 2 क्वाइन का कार्डिनलिटी, क्वाइन टॉस करने का कार्डिनलिटी, एंड टाइस रोल करने का कार्डिनलिटी 6, तो 2 इंटू 6 इट इज 12, और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो जब सैंपल स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम लोग हर एक सैंपल का आइटम्स डिराइव नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो ये जो मेरा सैंपल स्पेस होगा उसका कार्डिनलिटी कितना होगा, इट विल बी 12। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे 2 इवेंट डिफाइन किए। इवेंट ए क्या है, गेटिंग ए 6 ऑन ए डाई, है ना? तो मेरा इवेंट ए है कि जो मैं डाई रोल करूंगा उसमें मुझे 6 चाहिए, है ना? दैट इज माई इंटरेस्ट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी क्वाइन का क्या आउटपुट होता है। क्वाइन में हेड आता टेल आता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि जो मैं डाइस रोल कर रहा हूँ ना, उसमें आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वैल्यू 6। तो देखते हैं कि जो मेरा ए इवेंट होगा उसमें क्या क्या आइटम्स होंगे, क्या क्या आउटकम्स होंगे। तो इट विल बी 6, एच एंड 6, टेल, राइट? तो ए का कार्डिनलिटी क्या होगा, इट विल बी 2। अब हम लोग देखते हैं हमारा इवेंट बी। इवेंट बी क्या है, गेटिंग हेड ऑन क्वाइन, है ना? मेरा इंटरेस्ट है कि जो मैं क्वाइन टॉस कर रहा हूँ उसमें मुझे हेड चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि डाइस रोल करने में मुझे क्या आउटकम आता है ना? तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन हेड वाला मैटर, है ना? तो आई एम इंटरेस्टेड दिस 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 दिस, है ना? तो अगर आप देखोगे इवेंट बी का जो सेट है उसमें क्या क्या आइटम्स होंगे, 1H 2H 3H 4H 5H 6H। मैं सिर्फ हेड वाले में इंटरेस्टेड हूँ, मैं टेल वाले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। तो मेरा जो बी है इवेंट, उसका कार्डिनलिटी क्या है, इट इज 6। ठीक है, तो अगर मैं कंप्यूट करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6H, 6H मिलेगा, है ना? 6H मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी क्या होगा, इट विल बी 1, इट विल बी 1। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगा ए इंटरसेक्शन बी का, इट विल बी 1 1 डिवाइडेड बाई टोटल हाउ मेनी इनपुट इन द सैंपल, सैंपल स्पेस इट इज 12, है ना? 12 इज द कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, 1 इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/12, राइट? तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं दूसरे तरीके से, क्योंकि हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमने इसको फाइंड किया कि इट इज 1/12। अब हम लोग दोनों इंडिविजुअली फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करूं तो इट विल बी Na/Ns। तो Na क्या है, एक कार्डिनलिटी कितना, इट इज 2 एंड डिवाइड बाई 12, तो इट इज 1/6। उसी तरीके से अगर मैं बी का कार्डिनलिटी फाइंड करूंगा तो इट विल बी Nb/Ns। बी क्या है, बी जो हमारा इवेंट है उसका कार्डिनलिटी क्या है, तो इट इज 6/12, इट इज 1/2। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 1/12 एंड इट इज मैचिंग। मतलब दिस फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू, and if this formula holds true
तो ये जो मेरे इवेंट्स हैं, ये दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हमने देखा इंट्यूटिवली कि क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। हमने सिर्फ फॉर्मूला नहीं देखा, हमने विद एग्जांपल देखा कि क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, है ना? तो टू इवेंट आर डिपेंडेंट इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन चेंजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, है ना? अगर मेरे पास दो इवेंट ए एंड बी है, तो ए का आउटकम क्या होता है, इट अफेक्ट बी का प्रोबेबिलिटी, है ना? ए का आउटकम क्या होगा, इट अफेक्ट बी का प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम लोग कहते हैं कि बोथ ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। तो जब ए एंड बी डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, या बी गिवन ए, है ना? हमने क्या देखा, मैं फिर से बता रहा हूं, हमने देखा कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है। अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर वो इवेंट डिपेंडेंट होता है, तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। और इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, है ना? तो अभी के लिए आप ये समझो कि अगर दो इवेंट डिपेंडेंट इवेंट होता है, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए, है ना? गिवन ए, इसको हम लोग समझेंगे इंट्यूटिवली कि क्या होता है गिवन ए का मतलब। तो ये एग्जांपल है ड्राइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना? जो कार्ड्स होते हैं ना, उस कार्ड्स में मैं क्या करूँगा, मैं 2 कार्ड्स रिमूव करूँगा। मैं पहले एक कार्ड रिमूव करूँगा, उसके बाद उसको मैं रिप्लेस नहीं करूँगा, उसके बाद मैं फिर से एक कार्ड रिमूव करूँगा। तो ड्राइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? और जो मेरा इवेंट ए है, उसमें क्या है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस, है ना? फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस, एंड जो मेरा इवेंट बी है, उसमें सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एस, ठीक है? तो मेरे पास 2 इवेंट है, ए एंड बी। तो पहले हम लोग इवेंट ए परफॉर्म करते हैं। पहले हम लोग एक कार्ड रिमूव करते हैं, और आई एम इंटरेस्टेड कि अगर वो कार्ड हमने रिमूव किया, तो वो कार्ड अगर एस है, तो दैट इज इवेंट ए। उसके बाद हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट हम लोग दूसरा कार्ड रिमूव करते हैं, एंड अगर वो कार्ड एस है, देन इट इज पार्ट ऑफ माई इवेंट बी, ठीक है? तो अब हम लोग समझते हैं एस क्या होता है। तो जनरली हम लोग अगर कार्ड खेलते होंगे, तो आपको पता होगा कि इन ए डेक ऑफ कार्ड, है ना? कार्ड का हम लोग बोलते हैं डेक। इन ए डेक ऑफ कार्ड वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, एंड फोर्थ इज क्लब, है ना? क्लब। तो हार्ट के 13, डायमंड के 13, स्पेड के 13, एंड क्लब के 13। मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड, है ना? मेरे पास 13 कार्ड होते हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक टाइप के मेरे पास 13 कार्ड्स हैं, है ना? हर एक टाइप के मेरे पास 13 कार्ड्स हैं। और हर एक टाइप का जो कार्ड होते हैं ना, हर एक टाइप का जो कार्ड होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्ट लेता हूँ, तो हर एक टाइप का जो कार्ड होता है, उसमें 13 वैल्यूज होते हैं। 13 कार्ड सेम नहीं होते हैं, 13 कार्ड अलग अलग वैल्यू होल्ड करते हैं, और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऊपर में जो मेंशन होता है। ए 1 को रिप्रेजेंट करता है, इक्का बोलते हैं हम लोग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है? तो मेरे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं हर एक टाइप के, और हर एक टाइप के कार्ड में हर एक कार्ड एक अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक वैल्यू एक अलग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो इस तरीके से कार्ड का अरेंजमेंट होता है ना? मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपने कार्ड कभी देखा नहीं, कभी खेला नहीं है, तो इट कैन बी ट्रिकी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, एंड हर एक टाइप में मेरे पास 13 डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, ठीक है? तो नाउ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन एस। तो एस के मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स होंगे, अगर आप देखोगे तो एस के मेरे पास टोटल 4 कार्ड्स होंगे, एंड हर एक टाइप के कार्ड में मेरे पास 1-1 कार्ड होंगे। हार्ट का 1, डायमंड का 1, स्पेड का 1, क्लब का 1, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से देखोगे, तो हर एक टाइप के मेरे पास 13 कार्ड्स होंगे,
ठीक है? और अगर आप इस तरीके से देखोगे, इसको आप कह सकते हो स्ट्रेंथ, ठीक है? या वैल्यू, तो हर एक वैल्यू के मेरे पास 4-4 कार्ड्स होंगे। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ एस में इंटरेस्टेड हैं, तो एस के टोटल 4 कार्ड्स होंगे, राइट? है ना? तो अगर हम लोग ये फाइंड करें कि ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका जो सैंपल स्पेस होगा, उसका साइज़ क्या होगा? तो इसका सैंपल स्पेस का साइज़ बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग हर एक को लिख के हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। हमें थ्रू सम लॉजिक काउंट करना होगा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करूँगा ना, जब मैं फर्स्ट टाइम एक कार्ड रिमूव करूँगा, तो इट कैन बी 52 डिफरेंट कार्ड्स, है ना? उसी तरीके जब मैं सेकंड टाइम कार्ड रिमूव करूँगा, तो इट विल बी 51 डिफरेंट कार्ड्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने कार्ड रिमूव किया, उसको मैं ऐड नहीं करता हूँ। तो जब मैं सेकंड टाइम सेम डेक से कार्ड को रिमूव करूँगा, इट विल बी 51। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए आई नीड टू सॉल्व बोथ सब टास्क 1 एंड सब टास्क 2। तो बाय रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल जो मेरा सैंपल स्पेस का साइज़ होगा, इट विल बी 52 इंटू 51। तो ये मेरा होगा कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है? हाँ। अब देखो, अब जो मेरा इवेंट ए है, वो क्या है? फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस, ठीक है? तो जो मैं फर्स्ट कार्ड रिमूव कर रहा हूँ, दैट शुड बी ऑफ एस, ठीक है? तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि सेकंड टाइम जो कार्ड मैं रिमूव कर रहा हूँ, वो कौन से टाइप का है ना? आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि जो मैं फर्स्ट कार्ड रिमूव कर रहा हूँ, दैट इज एस, ठीक है? तो जब मैं फर्स्ट टाइम कार्ड रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास 4 टाइप्स के एस आ सकते हैं, है ना? हार्ट के एस, डायमंड का एस, स्पेड का एस एंड क्लब का एस। सेकंड में मेरे पास कुछ भी हो सकता है, 51 डिफरेंट वैरायटी हो सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना? मैं सिर्फ फर्स्ट में इंटरेस्टेड हूँ। फर्स्ट में मेरे पास 4 टाइप्स का एस कार्ड हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि जो मेरा ए इवेंट है ना, उसका कार्डिनैलिटी क्या होगा? इट विल बी 4 इंटू 51 बाय रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम लोग ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो इट विल बी 4 इंटू 51 डिवाइड बाई 52 इंटू 51। तो क्या होगा? 4 इंटू 51 डिवाइड 52 इंटू 51, 51 से 51 कैंसिल, इट विल बी 4 बाई 52, है ना? अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग डायरेक्टली बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं? तो इट इज नॉट दैट सिंपल, है ना? इट इज नॉट दैट सिंपल। क्यों? क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम कार्ड रिमूव कर रहा हूं ना, तो मेरे पास दो तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो एस आ सकता है, या तो एस नहीं आ सकता है ना? तो जब मैं सेकंड टाइम कार्ड निकालूंगा, तो उस समय जो एस आने का प्रोबेबिलिटी होगा ना, वो इस पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट टाइम जो कार्ड आया था, वो एस था या नहीं था, है ना? तो पहला केस सोचो कि फर्स्ट केस में मेरे को एस मिला। फर्स्ट कार्ड जो मैंने रिमूव किया, उसमें मुझे एस मिला। एस मिला, तो उसके बाद मेरे पास 51 कार्ड्स बचे, और 51 कार्ड्स में अब मेरे पास सिर्फ 3 एस कार्ड मिला, है ना? तो सेकंड टाइम जब मैं कार्ड रिमूव करूंगा ना, तो एस आने का प्रोबेबिलिटी होगा 3/51। इस बात का आप नोट करना। उसी तरीके से जब मैं दूसरा केस लेता हूं कि फर्स्ट टाइम एस नहीं आया, है ना? एस नहीं आया, तो जब मैं सेकंड टाइम कार्ड रिमूव करूंगा, और अगर उसमें एस मुझे आना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इट विल बी 4/51। तो आप देख रहे हो कि जो प्रोबेबिलिटी है सेकेंड टाइम कार्ड रिमूव करने का, इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि फर्स्ट टाइम एज आया या नहीं आया। तो अगर सेकेंड टाइम प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट टाइम जब मैं कार्ड रिमूव कर रहा हूं, तो उसमें क्या आउटकम आ रहा है, देन दैट इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअली डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है? तो हमने देखा कि ये जो इवेंट ए एंड बी है, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट इवेंट है ना? या फिर इसको आप बोल सकते हो डायरेक्टली डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है? हमने ये दोनों कंप्यूट किया, बट अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, है ना? ये कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, एंड बी क्या है? पी है कि सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एस एंड ए फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस। मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एस गिवन गिवन दैट द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ऑलरेडी एस। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम कार्ड निकाला, फर्स्ट टाइम कार्ड एस निकला, तब तब सेकंड टाइम जब मैं कार्ड रिमूव करूंगा, उस टाइम पे एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना? तो जब मैं सेकेंड टाइम कार्ड रिमूव करूंगा, ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे पास सिर्फ 51 कार्ड्स होंगे, एंड
चूँकि फर्स्ट टाइम एस आ चुका है, वो निकल चुका है, तो अब मेरे पास सिर्फ 3 एस कार्ड बचे। ठीक है? सेकंड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो ए कॉम्प्लीमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना? तो ऐसे समझो, ए इवेंट ये बता रहा है कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस, है ना? तो जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, मतलब ए निगेशन कर देता हूँ, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एस। ठीक है? तो अगर मुझे ए का प्रोबेबिलिटी पता है कि एस आने का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम इट इज 4/52, तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, तो इट विल बी 1 माइनस 4/52, दैट इज इक्वल टू 48/52। मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको आप नोट कर लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है? तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एस गिवन दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एस। तो अगर फर्स्ट कार्ड एस नहीं होगा, तो अभी मेरे पास ऑल फोर एस अवेलेबल है इन माय डेक ऑफ कार्ड, तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 4/51। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूजिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम ए क्लास, और उस क्लास में मेरे पास 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, है ना? और ए एक इवेंट है जो कि क्या है, सिलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम ए क्लास। बी एक इवेंट है, सिलेक्टिंग ए गर्ल फ्रॉम ए क्लास विदाउट पुटिंग द फर्स्ट स्टूडेंट बैक, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है? और जो मैं स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा, दैट इज डन रैंडमली। इट इज डन रैंडमली, देयर इज नो बायसनेस, है ना? तो पहले आप समझते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा मेरा, है ना? तो सबसे पहले मुझे 2 टाइम्स एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है ना? फर्स्ट टाइम मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ? आई कैन सेलेक्ट इन 10 डिफरेंट वेज। सेकंड टाइम आई कैन सेलेक्ट इन 9 डिफरेंट वेज, क्योंकि हमने एक स्टूडेंट को रिमूव कर दिया और उसको हमने दोबारा ऐड नहीं किया। तो जो मेरा सैंपल स्पेस होगा ना, उसका कार्डिनलिटी होगा 10 into 9, मतलब 90। ठीक है? तो अगर हम लोग ये फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए बॉय, है ना? तो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/10, है ना? 5/10, क्योंकि टोटल 5 बॉयज थे आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, है ना? उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड टाइम जब मैं ये एक्सपेरिमेंट रन करता हूं, तो क्या आउटकम होगा, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल बीइंग सेलेक्टेड। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जो हमने फर्स्ट टाइम रिमूव किया, क्या वो बॉय है या गर्ल है। क्योंकि पहले मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे, पहले तो टोटल स्टूडेंट थे 10, उसके बाद हमने एक रिमूव किया, है ना? तो अब मेरे पास टोटल स्टूडेंट बचे 9, है ना? उसके बाद जब मैं पी ऑफ बी निकालूंगा ना, तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि जो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट रिमूव किया, क्या वो बॉय था या गर्ल था, है ना? तो अगर हमने ये अज्यूम किया कि फर्स्ट टाइम जो हमने रिमूव किया दैट वाज ए बॉय, तो सेकंड टाइम जो हम लोग रिमूव करेंगे गर्ल को, द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/9। तो अगर आप देखोगे, जो बी का प्रोबेबिलिटी है वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग रिमूव कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में आउटकम बॉय है या गर्ल है ना? गर्ल है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो इवेंट ए एंड बी है, ये डिपेंडेंट इवेंट है, राइट? तो हमने देखा आज कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ EIML एप्लीकेशन। तो टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।